Hi students, how are you? I do hope you all are will be very very nice. चलिए एक बार एक कदम और अपने मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं। आज मैं आपको ऑप्टिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। ऑप्टिक्स 12th फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे यूपी बोर्ड है, चाहे गुजरात बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है या गढ़वाल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड है, इसमें ऑप्टिक्स की स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ऑप्टिक्स किस तरह से लिखी गई है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपकी लिंक बन जाए, क्योंकि आप 3 पार्ट में इस ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट है? नंबर 1 है रे ऑप्टिक्स, नंबर 2 है वेव ऑप्टिक्स, और तीसरा है इस लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीन फिनोमेना है। अगर हम पूरे 12th के फिजिक्स के सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। जनरली स्टूडेंट जो मुझे बताते हैं कि सर हम आइसोलेटेड वे में पढ़ते हैं, यानी उन्होंने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह, और फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया, वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ लिया, लेकिन इनमें आपस में लिंक नहीं समझ में आती। तो मैं आइए आपको इनमें लिंक भी सेटअप करता हूँ जिससे आपकी ये स्टडी मोर इंटरेस्टिंग हो जाए और लॉजिकल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ लाइट रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में इवन ऑप्टिक्स ही क्या है, इंसान की फितरत है कि इस नेचर में जो भी एग्जिस्ट करता है उसके बारे में स्टडी करना, ये उसकी एक क्यूरियोसिटी है, और इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही साइंस पैदा हुई है। Why, what, when, how, इन सब के आंसर देते देखते ही हमें एक ब्रांच डेवलपमेंट कर दी फिजिक्स की, या कोई भी साइंस है, कोई भी ब्रांच है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी का कोई भी, वो सब इसी से आई है। तो इस नेचर में जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। और क्यों करते हैं, ये हमारी फितरत है, हमारी क्यूरियोसिटी है। तो आइए इसमें जब हम लाइट के बारे में देखते हैं, इंसान ने फर्स्ट टाइम जब लाइट के बारे में सोचना शुरू किया तो उसने सोचा कि ये लाइट है क्या। दिन होता है, सब कुछ दिखने लग जाता है, रात होती है, सब कुछ डार्क हो जाता है, ये है क्या चीज़। उसने सोचना शुरू किया तो उसके समझ में सिर्फ एक बात आई, लाइट इज समथिंग विच ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। और ये बात उससे क्यों कही, आप देखो शैडो का बनना, अगर शैडो देखें, यहाँ से लाइट आ रही है और ये हाथ उसको ब्लॉक कर रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल पोर्शन जिसमें लाइट नहीं पहुंच पा रही, वो ज्योमेट्रिकल रीजन को कहते हो आप शैडो। लाइट क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ब्लॉक हो गई। ब्लॉक क्यों हो गई, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो ब्लॉक हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो ऊपर से पहुंच जाती, नीचे से चली जाती, साइड से चली जाती, इधर से चली जाती, और हमें हर जगह लाइट की प्रेजेंस मिलती, और शैडो नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं, बट शैडो होती है। और शैडो इसी वजह से बनती है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर पाती है। तो हमारे साइंटिस्ट जब इस लाइट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि लाइट इज समथिंग विच ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे। तो रे को भी डिफाइन किया द स्ट्रेट लाइन पाथ, on which light travels called ray।
यानी वो स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस पे लाइट ट्रैवल करती है, उसे ही रे कहते हैं। और इस नेचर को, स्ट्रेट लाइन में चलने की नेचर को रे ऑप्टिक्स कहते हैं। यहाँ से रे ऑप्टिक्स का जन्म हुआ, ठीक है, रे सीन में आ गए। तो अब बात करते हैं कि इस थ्योरी का आगे चल के क्या हुआ। जब हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि लाइट इज समथिंग व्हिच ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, तो होता क्या है, जब भी एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है, डेवलपिंग स्टेज पर है, तो उस वक्त तक जो भी फिनोमेना हो रही है, एक्चुअली जो हमें नोन है, पता है कि ये हो रही है, उस पर ये अप्लाई करते हैं। अगर ये थ्योरी, ये कंसेप्ट उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाता है तो हाँ ठीक है, वरना रॉन्ग है। तो उस वक्त तक हमें कौन कौन से फिनोमेना पता चल चुके थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, स्काई का ब्लू दिखाई देना, मॉर्निंग और इवनिंग में सन का रेड दिखाई देना, ट्विंकल ऑफ द स्टार, ये सारी फिनोमेना थी लाइट की पता थी। जब हमने रे ऑप्टिक्स अप्लाई की तो इस रे ऑप्टिक्स ने इन सारी फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तो अब ना कहने का कोई वजह ही नहीं थी, और इसमें रे ऑप्टिक्स को हमारी फिजिक्स में जगह मिल गई और रे ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग हुई। हम बहुत खुश थे कि हमने लाइट को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो लाइट जो है समथिंग विच ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और इस कंसेप्ट से, इस थ्योरी से उस वक्त तक की सारी फिनोमेना सक्सेसफुली एक्सप्लेन होती चली गई। लेकिन ये हमारी खुशी थी थोड़ी देर की। 3 न्यू फिनोमेना डिस्कवर हुई। उनके नाम क्या क्या थे? उनके नाम थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और तीसरा आता है पोलराइजेशन। ये 3 फिनोमेना थे। इन 3 फिनोमेना पे जब मैं रे ऑप्टिक्स अप्लाई की, ये हो रहे हैं, ये तो दिख ही रहा था, बट क्यों हो रहे हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है? रे ऑप्टिक्स ने जो जो कहा वो सब गलत निकला। यानी यहाँ पे आगे रे ऑप्टिक्स हो गई फेल। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरफेरेंस में आपको एग्जाम्पल दूँ, इंटरफेरेंस में कैसे फेल हो गई। इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 लाइट सोर्स होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कोहेरेंट वगैरह, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। 2 लाइट सोर्स हैं और क्लोजली प्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं, उसका भी एक कंसेप्ट है कि कितनी दूर होनी चाहिए। तो 2 क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, मान लो 100 और 100 वाट के 2 बल्ब्स हैं, तो होना क्या चाहिए, 200 वॉट के बराबर इल्यूमिनेशन होना चाहिए रूम में। ये एक एक्सपेक्टेशन थी। रे ऑप्टिक्स ने यही कहा था, लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, तो एक इस बल्ब से एक इस बल्ब से, दोनों से लाइट जा रही है एक ही पॉइंट पर, तो 200 वॉट के बराबर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। बट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में देखा गया कि कुछ जगह से तो बिल्कुल लाइट ही गायब हो गई, यानी बिल्कुल डार्क हो गया, और कहीं पे ज़्यादा जितनी होनी चाहिए, यानी 200 वॉट से भी ज़्यादा, लेट से 300 वॉट के बराबर आ गई। यानी ये एक बहुत ही अजीबोगरीब फिनोमेना थी कि लाइट हर जगह जानी चाहिए, बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इस सर्टेन प्लेस पे लाइट गायब कहाँ हो गई, डिसअपीयर कहाँ हो गई, डार्कनेस क्यों आ गई, यहाँ पे डार्क स्ट्रिप बन गई, जैसे हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। तो ये डार्क फ्रिंज क्यों नहीं, ना ही बीच में कोई ऑब्स्टेकल है कि उसकी शैडो पड़ रही है वहाँ पे, बीच में बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो फिर यहाँ पे लाइट जा कहाँ रही है। रे ऑप्टिक्स का तो कहना था कि दोनों लाइट सोर्स से लाइट ट्रैवल करके वहां तक पहुंचनी चाहिए, फिर बीच में क्या हो रहा है, गायब कहाँ हो रही है। रे ऑप्टिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसी तरह से इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और रे ऑप्टिक्स हो गई फेल। अब यहाँ पे हमारे साइंटिस्टों ने दोबारा सोचना शुरू किया, उन्होंने कहा यार लगता है हम कुछ छोड़ आए, एक बार दोबारा से इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑप्टिक्स को। जब उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें पता चला लाइट रे नहीं, लाइट तो वेव है। वेव क्या होती है, एनर्जी का प्रोपेगेशन, यानी फर्स्ट टाइम लाइट के साथ एनर्जी की बॉन्डिंग हो गई,
एनर्जी का नाम आ गया तो अब ये माना जाने लगा कि लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग हुई, यहाँ से वेव ऑप्टिक्स हमारी सीन आ गई। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स ने इन तीनों फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ना सिर्फ इनको, रे ऑप्टिक्स ने जिन जिन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था, दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इसका आएगा ब्लू दिखाई दे रहा, टिपिकल ऑफ द स्टार वगैरह वगैरह, जितनी फिनोमेना थी उनको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। यानी ये वेव ऑप्टिक्स मोर ब्रॉडर टर्म थी, इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये सारी फिनोमेना आ जाती हैं। तो अब ऑप्टिक्स को नाम मिल गया वेव ऑप्टिक्स। हम अब बहुत सेटिस्फाई थे, आखिर हमने लाइट को डिफाइन कर ही दिया। बट एक नई फिनोमेना और मिली, उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट onto some pseudo-sensitive surface, then electrons comes out from the surface and move towards the anode। मतलब ये देखा गया कि अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव इस पे फॉल होती है, रेडिएशन फॉल होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और सामने एनोड की तरफ चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने को कहते हैं करंट फ्लो होने लगी इस रेडिएशन की वजह से। तो ये भी लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये लाइट के हेडिंग के अंदर ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें ये हो रहा है, ये तो दिख रहा था, बट क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है इसकी? इसको जब वेव ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन किया कि वेव ऑप्टिक्स अब अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि भैया मैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दूंगी, बट वेव ऑप्टिक्स ने जो बात बताई उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। यानी यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स भी फेल हो गई इस वाली फिनोमेना। थैंक्स गॉड तब तक आइंस्टाइन जिंदा था। आइंस्टाइन ने कहा डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी उस समय डेवलप हुई थी, उस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे अपनी एक नई थ्योरी दी। उस थ्योरी से पता चला कि जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और पैकेट्स को कहते हैं फोटोन। यानी एनर्जी वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, पैकेट्स की फॉर्म में है। और एक पैकेट क्या है, दिस इज फोटोन। एक पैकेट की एनर्जी होती है h-nu। तो फर्स्ट टाइम एनर्जी का पार्टिकल रोल सामने आया। और पार्टिकल किसका हिस्सा होते हैं? पार्टिकल हिस्सा होते हैं मैटर का। क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही तरह की चीज होती है, एक मैटर और एक एनर्जी। अभी कुछ टाइम पहले एक और चीज पता चली है, उसको मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज अभी हमारे बुक में जगह नहीं मिली उसकी। ठीक है, तो अभी मैं सीधे कहूंगा कि दो ही चीज होती है, मैटर और एनर्जी। तो मैटर जिसमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एनर्जी जिसमें ना तो मास होता ना स्पेस ऑक्यूपाई करती। तो दो कैटेगरी थी इस पूरे यूनिवर्स में। जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो या तो एनर्जी का पार्ट होगा या मैटर का पार्ट होगा। लेकिन मैटर का मतलब, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी बाउंड्री होती है वेल डिफाइंड, और एनर्जी कंटिन्यूस होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी ट्रेवल करती है पार्टिकल्स यानी फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की भी बाउंड्री होती है, तो पार्टिकल नेचर इस फोटोन की हो गई। और पार्टिकल नेचर से आया कि लाइट की नेचर है मैटर टाइप की। और यहाँ पे क्या था, इंटरफेरेंस, डिफरेंस और पोलराइजेशन में लाइट की नेचर थी वेव नेचर यानी एनर्जी की फॉर्म। तो यहाँ पे वेव नेचर शो कर रही है लाइट, और यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो कर रही है। पार्टिकल हिस्सा है मैटर का और वेव हिस्सा है एनर्जी का। दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं। तब पहली बार हमें बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट पता चला, बड़ी चौंकाने वाला फैक्ट पता चला कि लाइट तो दोनों नेचर शो कर रही है। तो यहाँ पे आया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। पहली बार ये कंसेप्ट आया था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन।
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये कंसेप्ट आया इसका, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ने बताया ड्यूअल क्यों आ रहा है कि इसकी नेचर मैटर वाली भी है यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव यानी एनर्जी वाली भी है, दो नेचर है। बाद में डेविसन और जर्मन ने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन की भी नेचर डुअल है। ये क्यों कहा था? नेचर लव सिमेट्री, इस नेचर में हर चीज का रेसिप्रोकल होता है, हर चीज का उल्टा होता है। जैसे आपकी लाइफ में अगर सुख आएगा तो कुछ टाइम के बाद दुख आएगा, फिर सुख आएगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। इस एक रिवर के भी दो बैंक होते हैं, तो कहीं पे भी कोई सिंगल चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी होंगे, दोस्त हैं दुश्मन भी होंगे, हर चीज का रेसिप्रोकल इस दुनिया में होता है, क्योंकि दुनिया दो अपोजिट नेचर की चीजों से बनी है और तभी बैलेंस है। एक तरफ ही होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो नेचर जो फिलोसफर हैं फिजिक्स के, वो मानते हैं कि इस दुनिया को बैलेंस रखने के लिए दो डिफरेंट नेचर की चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फिजिक्स में इस कंसेप्ट का बड़ा यूज करते हैं कि नेचर लव सिमेट्री। बहुत सारी फिजिक्स तो इसी से डेवलप हुई है। तो यहाँ भी ये जब पता चला कि लाइट दोनों नेचर शो कर रही है, तो कुछ साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया कि यार मैटर भी दोनों नेचर शो करना चाहिए। जब एनर्जी दोनों नेचर शो कर सकती है तो मैटर भी करना चाहिए। और डेवियन जर्मन ने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर एस्टेब्लिश की थी थॉमसन ने, तो स्लो मूविंग यहाँ पे नाम लेना बहुत जरूरी है। स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसमें मास होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, इलेक्ट्रॉन है यानी मैटर का हिस्सा है। डेविसन जर्मन ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वेव की फॉर्म में मूव करता है, और उन्होंने इसकी वेवलेंथ भी मेजर की, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी टॉपिक आ गया था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो एक चैप्टर यहां पर बन गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की स्टडी करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंगली किस तरह से ये फिनोमेना एक के बाद एक आते गए। रे ऑप्टिक्स कैसे आए, रे ऑप्टिक्स कहाँ पे फेल हुई, जहां फेल हुई वहां पे वेव ऑप्टिक्स आई। तो वेव ऑप्टिक्स जब आ गई तो आगे चल के वेव ऑप्टिक्स भी फेल हुई और नई थ्योरी आई थी आइंस्टाइन की, पार्टिकल थ्योरी आई थी। तो यहाँ पर ये बता दूं, आइंस्टाइन की थ्योरी वेव ऑप्टिक्स यानी इन तीनों फिनोमेना में फेल हो जाती है, और वेव थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है। तो लाइट समटाइम बिहेव लाइक वेव, समटाइम बिहेव लाइक पार्टिकल, फोटोन। तो लाइट बिहेव ड्यूअल नेचर, एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की आ गई, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन नाम आ गया, और नेचर ऑफ सिमेट्री तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी नाम आ गया। डेविसन जर्मन ने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को शो किया कि ये वेव के नेचर में मूव करता है। तो ये था दोस्तों आपका पूरे होल ऑप्टिक्स का रिलेशन। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक लॉजिक डेवलप हो चुकी होगी और आपको पढ़ने में आएगा ज़्यादा इंटरेस्ट। और आप मेरी उम्मीद है कि आप इस ऑप्टिक्स में 100% मार्क्स सीखोगे। जहाँ किसी भी स्टेट में बैठे हैं, झारखंड में है, यूपी में है, बिहार में है, दिल्ली में है, या हरियाणा में है, या किसी और में, जम्मू कश्मीर, किसी भी स्टेट में है, आप हमेशा लॉजिकली पढ़ेंगे। फिजिक्स लॉजिक की डिमांड करती है, और सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हेडिंग से। उस हेडिंग के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले मैं उसकी स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि आपको लॉजिक डेवलप करने में हेल्प मिले। तो ये था हमारा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की लिंक आपस में। इसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के साथ मिलते हैं। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।